नमस्ते बच्चों, हम लोग 11 का कोर्स प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली तुम्हें फिजिक्स पढ़ना सीखना है कि फिजिक्स को जो है कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तुमको कंटेंट पता होना चाहिए कि फिजिक्स में जो कंटेंट है तुम्हारे पूरा कंपटीशन के हिसाब से 11 का प्लस 12 का मिलाकर तो कंटेंट कितना है, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, फिजिक्स होती क्या है वो भी जानना जरूरी है, और इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी जानना जरूरी है, जिससे हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो और हम इसको सीखना चाहें कि हाँ वास्तव में कैसे फिजिक्स हमारी लाइफ में जुड़ी हुई है, इन्वॉल्व है और अफेक्ट कर रही है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जो तुम एक तो कंपटीशन तैयार कर रहे हो और एक बोर्ड एग्जाम भी तुमको देना है, यानी कौन कौन से एग्जाम्स तुम्हें देने हैं और उन एग्जाम्स के नेचर में डिफरेंस क्या है, जिससे उनका जो प्रिपरेशन का मेथड है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम के नेचर में अगर डिफरेंस आएगा तो प्रिपरेशन का मेथड डिफरेंट होना ही। तो जो कंपटीशन की तैयारी तुम लोग करते हो तो कंपटीशन में तुम्हें खाली ABCD लगाना होता है वहाँ पर, यानी मल्टीपल चॉइस या ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शन वाले, और उसमें सब्जेक्टिव कुछ भी लिखना नहीं होता तुमको। तो उसकी वजह से अंतर आ जाता है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो कंपटीशन में मान लो तुम सिलेक्टिव स्टडी करते हो, क्योंकि कंपटीशन में अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये जरूरी है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तभी तुम सक्सेसफुल होगे। कंपटीशन में अगर कोई सारे क्वेश्चन करके आता है, अटेम्प्ट करके आता है, तो इवन ये ज़्यादा चांसेस है कि वो पीछे रह जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। जबकि अगर बोर्ड के एग्जाम के नेचर की बात करें तो बोर्ड में जो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा यानी सारे करेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो दो अंतर हैं, एक तो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बोर्ड में, और दूसरा सब्जेक्टिव पैटर्न है। और सब्जेक्टिव पैटर्न में पेपर इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि वो जो टाइम है उसमें अगर तुम अननेसेसरी नहीं लिख रहे हो, फालतू कोई बात नहीं लिख रहे हो, तो उतने टाइम में पेपर को पूरा किया जा सकता है। अगर तुम फालतू लिखने लग जाते हो एडिशनल डिटेल तो तुम्हारा पेपर छूट जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब जो बच्चे कंपटीशन तैयार कर रहे होते हैं उनके साथ एक मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस छूट जाती है और वो आदत भी एग्जाम में पड़ जाती है ABCD की, तो कूद कर नतीजे तक पहुँचते हैं। यानी जो एक मेथड होता है भले वो थोड़ा लंबा होता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या सॉल्यूशन उसमें रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लैग करते हैं कंपटीशन प्रिपेयर करने वाले बच्चे बोर्ड में, यहाँ इन पॉइंट्स पर लैग करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में, जो हमको समझना है और उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। यानी तुम लोग को बनना है ऑलराउंडर। जब बोर्ड की बात आएगी, बोर्ड पैटर्न टेस्ट की बात आएगी, तो तुम वैसा लिख के आओगे वहाँ पर कि उसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। ऐसे जब कंपटीशन की बात आएगी तो तुम वहाँ पर वैसा लिख के आओगे कि कम टाइम में तुम फटाफट उसको सॉल्व कर लो, और वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कुछ नहीं करना, रिप्रेजेंटेशन का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ हमें अलग तरह की एफिशिएंसी चाहिए। और दूसरा जो नेचर में डिफरेंस समझ में आया कि कंपटीशन का पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सारे हमें सही करने हैं। ऐसी कोई भी कोशिश घातक होती है। हाँ, बोर्ड में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेम्प्ट करें, कुछ ना कुछ उसमें लिख के आएँ। क्योंकि एक रूल होता है बोर्ड में, मान लो कभी किसी कारण से, बहुत रेयर केस होता है, बहुत कभी कभी बोनस होता है। मैं जैसे 92 से पढ़ा रहा हूँ तो अभी तक मैंने देखा है सिर्फ 2 बार फिजिक्स के पेपर में बोनस मिला है बच्चों को। तो अगर बोनस होता है तो उसका रूल ही होता है बोर्ड में। कंपटीशन में तो होता है कि भाई बोनस हुआ है तो सबको मिल जाता है बोनस, पर बोर्ड में रूल होता है कि तुम्हें अटेम्प्ट किया हुआ होना चाहिए। तुमने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो गलत है तो तुम्हें बोनस मिलेगा, नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल तुम्हें फॉलो करना है। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, हमारे सिलेबस में क्या कंटेंट है। योगेश, तो तुम्हारा जो फिजिक्स का सिलेबस है 11th और 12th 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो 11th में जो मेन पोर्शन है
हम ऐसे समझ सकते हैं 11 का पोर्शन, 12 का पोर्शन, इसको तुम नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर में। जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो सारा तुम्हें नोट करना ही करना है, जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा जाएगा। तो इसको नाम दे सकते हो लेक्चर 0। ये रेफरेंस रहेगा तुम्हारे पास, हर लेक्चर का ये रेफरेंस रहेगा। तो यह है लेक्चर नंबर 0। रेफरेंस किस सेंस में रहेगा, तुम ऐसे समझ सकते हो कि जब भी मान लो जरूरत पड़ती है कोई भी रेफरेंस देखने की, मान लो तुम्हारा कुछ लेक्चर कोई छूट जाता है या फिर कम समझ में आता है कोई बात, तो तुम इसमें देख सकते हो लेक्चर के रेफरेंस से, क्योंकि ये सारा मटेरियल में नेट पर भी अपलोड करने वाला हूँ, तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल रहेगा। कौन सी साइट पर रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो तुम्हें बता दूंगा मैं। तो लेक्चर नंबर 0 में हम सबसे पहले ये जान रहे हैं फिजिक्स में क्या क्या हमारे सिलेबस में है। तो 11th में मेनली तुम पढ़ते हो फिजिक्स का पार्ट जिसको हम जानते हैं मैकेनिक्स के नाम से, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में स्टैटिक्स भी आ जाती है और डायनामिक्स भी आ जाती है। फिजिक्स में एक चीज़ बहुत आसान है कि फिजिक्स में जो वर्ड का मतलब होता है वही वास्तव में मतलब होता है, यानी हमें कुछ और ज़्यादा अंडरस्टैंड, कोई स्पेशल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी पड़ती अलग से, जैसे केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स में, बायो में ज़रूरत पड़ती है, वैसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं, जो मीनिंग होता है वही मतलब होता है। जैसे मैकेनिक्स को 2 पार्ट में अगर हम बांट दें, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, तो एक डिस्टिंक्शन और है जो तुम्हें क्लियर होना चाहिए इसमें। एक टर्म, मतलब जितनी भी तरह की टर्मिनोलॉजी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्मिनोलॉजी सारे आनी चाहिए। एक और टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। तो क्या अंतर बता सकते हो तुम काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स में? काइनेटिक्स में जो है हम मोशन के साथ साथ मोशन के कॉज को भी स्टडी करते हैं, मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन। और काइनेमैटिक्स में हम प्योरली मोशन को स्टडी करते हैं। तो याद रखने का तरीका आसान है कि जिसमें एम आ रहा है स्पेलिंग में, काइनेमैटिक्स, तो क्या आ रहा है उसमें? एम आ रहा है, एम आ रहा है, एम फॉर मोशन। तो काइनेमैटिक्स में हमें प्योरली मोशन को पढ़ना है, जबकि काइनेटिक्स में हमें मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ना है। ट्यूबलाइट जलाना है। तो मेन तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो एडिशनल तुम 11 में पढ़ते हो वो है थर्मोडायनेमिक्स, जो अलग से एक ब्रांच मानी जा सकती है। थर्मोडायनेमिक्स कॉमन है, केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ते हो। तो कुछ चीजें तुम देखोगे सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, और वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है वो हमारे लिए आसान हो जाती। हम किसी एक जगह उसको अच्छे से तैयार कर लें और दोनों का अंतर समझ लें। थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन कन्वेंशन है और जो केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन है वो अपोजिट होती है। तो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे तुमको। थर्मोडायनेमिक्स के अलावा थर्ड पार्ट मान लो, या मैकेनिक्स का इसको सब पार्ट मान सकते हैं कि ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। अगर मैं चैप्टर वाइज डिटेल बताऊं तुमको, तो चैप्टर वाइज इसमें स्टार्ट होता है यूनिट से फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट पहली यूनिट है, जिसमें तुम्हें बताते हैं कि फिजिक्स का बाकी जो और साइंसेज है उनसे क्या रिलेशन है और क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, साइंटिस्ट के नाम इसमें आते हैं। तो इसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए नॉवेल की तरह। जैसे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे तुम इसको एक रीडिंग इसकी लगा सकते हो। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद रखने के लिए तुम्हें बाउंड किया जाए कि नहीं इसको रट के तैयार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कंजर्वेशन लॉस तुम सीखते हो, बेसिक फोर्सेज इन नेचर सीखते हो। तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में अब मेजरमेंट वाला जो पार्ट आता है उसमें एरर एनालिसिस आ जाता है एकदम। इसके अलावा लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट, ये पोर्शन आ जाता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आ जाती हैं, ये सारा आ जाता है इसमें। फिर सेकेंड यूनिट जो आती है इसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है, काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो जाता है, ऐसे हम बोलें तो। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड 3D। 3D में ज़्यादा डिटेल नहीं है, 2D में ज़्यादा डिटेल है। मोशन इन 1D में तुम न्यूटन्स की इक्वेशंस पढ़ते हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन की बेसिक कैटेगरी 2 ही है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको तुम सीखते हो, इसको पढ़ते हो।
तो इस तरह से 2D में तुम पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तो वो 2D में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये इधर चेयर है, आगे आओ तुम, ये मुद्दे आगे लो। तो इसके बाद जो है फिर आ जाता है तुम्हारे, इसी में वेक्टर्स भी शामिल कर लिया जाता है। वेक्टर्स ऐसा चैप्टर है जिसकी नॉलेज एकदम साउंड होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स आगे पूरा हर जगह काम आए। वेक्टर्स की नॉलेज आगे हमें 12th में भी चाहिए, हर चैप्टर में वेक्टर्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है। और जिनके पास मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स में वेक्टर्स को फुल डिटेल में पढ़ते हैं। फिर वेक्टर्स की बात आगे बात करें तो ये इसमें हमारे आ जाएगी वर्क, एनर्जी एंड पावर। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा पहले, एनएलएम फ्रिक्शन आएगा, एनएलएम फ्रिक्शन के बाद आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर रोटेशनल डायनामिक्स आती है। रोटेशनल डायनामिक्स तुम्हारे लिए 11th में बिल्कुल नहीं होती है। इसमें रोटेशन से रिलेटेड एंगुलर मोशन है, एंगुलर क्वांटिटीज आ जाती हैं इसमें। जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हें पूरी 11th और 12th में पढ़नी है, उन सबका इंट्रोडक्शन यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहले आ जाता है। यानी एनसीईआरटी का जो डिज़ाइन है वो इतना परफेक्ट है कि उन्होंने सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया है, क्या चीज़ पहले क्या चीज़ बाद में, तो उसमें पूरे सारी क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन आ जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में। रोटेशनल डायनामिक्स के बाद जो है उसमें चैप्टर जो एंड हो रहा है वो रहा है ग्रेविटेशन पे। फर्स्ट बुक में 2 पार्ट में बुक है एनसीईआरटी, तो ग्रेविटेशन पे एंड हो रहा है। फिर ग्रेविटेशन के बाद अगली बुक जो शुरू होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से ये था, तो इसको हम बोलते थे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये हम क्या देते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो मेन मैकेनिक्स तो ये है। फिर वो पार्ट्स आ गया, वो किसका पार्ट आ गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स में हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये नई क्वांटिटीज जिनका इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। और लिक्विड्स की पूरी डायनामिक्स और स्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, सरफेस टेंशन इसमें आ जाता है, बर्नौलीज थ्योरम आ जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद जो आगे चैप्टर्स आते हैं उसमें ईटीजी एक पार्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर, तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं केटीजी में। उसके बाद जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, बीच में थर्मोडायनेमिक्स आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में 2-3 चैप्टर है तुम्हारे, जैसे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर भी है, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, यानी चीज़ें गर्म होकर फैलती हैं तो किन रूल्स के अकॉर्डिंग वो फैलती हैं। किरचॉफ का लॉ भी है कि जो चीज़ें जल्दी गर्म होती हैं वो जल्दी ही ठंडी भी हो जाती हैं। पूरे सिलेबस में बहुत से लॉज हैं और लॉज के बारे में यूनिवर्सल फैक्ट है कि लॉज चेंज होने वाले नहीं। आने वाले टाइम में चाहे तुम डिग्री कोर्स कर रहे हो, मास्टर डिग्री कोर्स कर रहे हो, बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हो, वहाँ पर भी लॉज यही रहने वाले हैं। तो लॉज को हमें कैसे तैयार करना चाहिए, जिसे बोलते हैं लर्निंग बाय हार्ट, एकदम रट लेने चाहिए लॉज को, क्योंकि ये चेंज होने वाले नहीं है। और रटने का तरीका बहुत सिंपल है। आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे जो मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में तुम अपनी साउंड में रिकॉर्ड कर लो लॉज को और उसको टाइम टू टाइम सुनते रहो। ड्यूरिंग कहीं पे तुम जा रहे हो तो वो जो जर्नी वाला टाइम है वो भी तुम्हारा वो टाइम है अनप्रोडक्टिव टाइम, तो वो अनप्रोडक्टिव टाइम तुम प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो मोबाइल कान में लगा लिया तुमने, दोनों कान में कभी मत लगाना सड़क पे चलते वक्त, एक कान में लगाना, दूसरे कान से हमें आसपास के माहौल की भी खबर होनी चाहिए, नहीं कोई आगे टक्कर मार जाए। तो वो एक कान में लगा लिया, उससे सुनते जा रहे हैं और सोते समय लगा लो, 2 काम हो जाएंगे, याद भी हो जाएगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब नींद आएगी। तो वो याद करने का तरीका होता है, सारे लॉस के स्टेटमेंट को ऐसे हमें तैयार करना। थर्मोडायनेमिक्स के 2-3 चैप्टर हैं, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ टीडी, जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। और फिर लास्ट में आकर ऑसिलेशन चैप्टर, जिसमें अलग तरह का मोशन आ जाता है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, देन स्पेशल टाइप ऑफ मोशन आता है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद आएगा वेव्स। वेव्स में जो मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 11th में पढ़ना है, और जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको पढ़ना है 12th। तो ये तो 11th का सिलेबस हुआ। 12th के सिलेबस में मेनली जो तुमको स्टडी करना है, जिसका फिजिक्स की अगर बात करें हम, तो 11 के इससे मैटर से कोई लिंक नहीं है।
11 में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो तुम्हारे 12th में काम आती हैं। तो उसमें एक तो वेक्टर्स है, वेक्टर्स साउंड होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए तुम्हारा, और दूसरी जो चीज़ काम आती है वो है कैलकुलस। तो मेडिकल वाले बच्चे या काफ़ी बच्चे कैलकुलस के नाम से घबराते हैं, पर ये जो कैलकुलस है जिसके 3 कंपोनेंट हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये 3 पार्ट हैं इसके। और ये बहुत ही सिंपल लो लेवल की कैलकुलस हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है। मैथमेटिक्स में तो बहुत हाई लेवल पे जाना होता है, पर फिजिक्स में बहुत ही लो लेवल की कैलकुलस से हमारा काम चल जाता है और उसको प्रिपेयर करना बड़ा आसान है। तो वो भी सीखेंगे हम। तो 11 में मेन जो है हमें ध्यान रखना है कैलकुलस और वेक्टर्स, इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी। 12th में ये काम है। 12th में जो पढ़ोगे तुम, 3 पार्ट हैं फिजिक्स के। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हें पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने आप में काफ़ी वाइड टर्म है और इसमें 4 यूनिट तुम्हारे इनबिल्ट हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आ जाता है। जैसे मतलब सिमेट्री है, तुम देखोगे फिजिक्स में बहुत सारी सिमेट्री है। तुम ये देखोगे एक चैप्टर तैयार करते करते हमारा दूसरा चैप्टर अपने आप तैयार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तैयार हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो मैग्नेटिज्म तैयार हो जाता है। तो इसमें 4 यूनिट हैं और इसमें भी वही कैटेगराइजेशन है जैसे यहाँ था स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक यूनिट है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये डायनामिक्स से रिलेटेड। और फिर अगली यूनिट आती है EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो स्ट्रक्चर को, तो जो तुमने 9th और 10th में पढ़ा था मोर और लेस वही टॉपिक डेप्थ में आ जाते हैं थोड़ा सा 11th और 12th में। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, तुम्हें मान के चलो कि 12th के सिलेबस का आधा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर कर लेता है। सेकंड पार्ट में आता है ऑप्टिक्स, ये सबसे बड़ी यूनिट है 12th के सिलेबस में। ऑप्टिक्स में हम 2 तरह के ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रे डायग्राम्स वगैरह हमें बनाने होते हैं, लेंस, मिरर, प्रिज्म, इनको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हैं। जैसे तुमने देखा होगा सोप बबल में कलर्स नजर आते हैं, उसका कारण है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? साउंड के लिए तो हमें 11th में पढ़ना है, लाइट के लिए पढ़ते हैं 12th में। ऐसे डिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है तो बाहर की आवाजें आ जाती हैं अंदर। अगर पूरा बंद है तब फिर चांसेस हैं कि बाहर की आवाजें कम आएंगी। जब दरवाजा ही वाइब्रेट करने लगेगा तो साउंड आएगी, अदरवाइज बाहर से आवाज नहीं आएगी। पर थोड़ा सा खुला हो या ज्यादा खुला हो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाहर की आवाज अंदर आ जाती है। कैसे? मुड़कर। तो ये जो वेव्स हैं ये बैंड हो जाती हैं एट द एजेस ऑफ कॉर्नर्स, एट द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड ओपनिंग्स, स्लिट्स। कोई ओपनिंग है उसको बोलेंगे स्लिट, कोई ऑब्स्टिकल अवरोध आ गया रास्ते में तो ऑब्स्टिकल। तो उसके किनारों पर लाइट भी बैंड हो जाती है, साउंड भी बैंड हो जाती है, रेडियो वेव्स भी बैंड हो जाती है। और बैंड होने का जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये साउंड का डिफ्रैक्शन जो इजीली हो जाता है वही कारण है कि बाहर खड़ा होकर तुम्हारा दोस्त आवाज लगाता है, तुम्हें अंदर तक आवाज आ जाती है, तुमको आवाज सुनाई दे जाती है। तो वो साउंड का डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। कंडीशन ये रिक्वायर्ड होती है जो ऑब्स्टिकल है उसका साइज उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए जिसका डिफ्रैक्शन होना है। तो लाइट अगर वो बाहर से दोस्त टॉर्च जलाएगा वो रोशनी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रास्ते में जो ऑब्स्टिकल है, खिड़की, दरवाजे, इनका साइज मीटर के ऑर्डर का है। जबकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो, लाइट की वेवलेंथ का तुम्हें आइडिया ऐसा होना चाहिए, जैसे तुमसे पूछा जाए तो लाइट की वेवलेंथ या तो विजिबल रेंज तुम्हें पता हो, या तुम्हें पता हो कि ये जो सोडियम लैंप लगे हुए हैं, जो रोड लाइट है हमारे यहाँ पे क्या है, पहले हुआ करते थे बल्ब शुरू में, फिर बल्ब के बाद लगाई ट्यूबलाइट। वो भी तुम सीखोगे फिजिक्स में कि बल्ब से ट्यूबलाइट अच्छी क्यों। बल्ब है पॉइंट सोर्स, ट्यूबलाइट है लाइन सोर्स, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है वो सीखोगे। फिर ट्यूबलाइट के बाद हमने लगा दिया सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप क्यों लगाया? बिकॉज आवर आईज आर मैक्सिमम सेंसिटिव फॉर येलो ग्रीन कलर, और सोडियम लैंप येलो कलर की कैरेक्टरिस्टिक लाइट देते हैं जिसकी वेवलेंथ होती है, तुम आसानी से याद रख सकते हो, 555 नैनोमीटर, जिससे तुम्हें ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी याद हो जाएगा। 555 नैनोमीटर, 555 याद रखना आसान है।
555 डिटर्जेंट, 555 टिकिया कपड़े धोने की आती, वो स्वदेशी है, यानी वो इस्तेमाल करते हो तुम बजाय रिन के, सर्फ के, तो उसका पैसा हमारे देश में रहता है। और रिन और सर्फ इस्तेमाल करते हो तो पैसा बाहर चले जाता है, उससे हमारे देश को फायदा नहीं होता। तो 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर, यहाँ से तुम अगर ऑर्डर निकालना चाहो तो 555 इंटू 10 की पावर -9, यानी हो गया 10 की पावर -6 -7 के ऑर्डर की। तो लाइट की वेवलेंथ 10 की पावर -6 -7 के ऑर्डर की, तो इसका डिफरेंशियल मीटर के ऑर्डर के ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकता। खिड़कियां दरवाजे मीटर के ऑर्डर के, उनका साइज। तो लाइट का डिफ्रैक्शन अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें बहुत ही स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड फिनोमेना डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। थर्ड फिनोमेना पोलराइजेशन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना पोलराइजेशन, इसको हम पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड पार्ट आता है इसमें 12th के सिलेबस में फिजिक्स में, थर्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? तो सिंपल है, जैसा नाम है वही है, मॉडर्न। जितनी भी फिजिक्स 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है, 19वीं शताब्दी के बाद, उस सबको हमने रखा है इस कैटेगरी में, हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। 19th सेंचुरी के बाद जो भी फिजिक्स डेवलप हुई है, जैसे एटम्स की थ्योरी जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कॉमन है तुम्हारे, वो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है, उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई इसमें, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, ये कैसे काम करते हैं, सब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, जिस पर सोलर सेल भी बेस्ड होता है, ऐसा हम यूँ कह सकते हैं। सोलर सेल का फंक्शन उससे मिलता जुलता है कि लाइट आकर पड़ी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। रेडियो एक्टिविटी भी 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई, उसको भी पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट में कम्युनिकेशन, यानी ये डिवाइसेस तो हैं ही सही, पर जितने भी तरह के कम्युनिकेशन हो रहे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, टीवी कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो रही है, एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, जो एफएम तुम सुनते हो, और इन सब की डिटेल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट डे तक की, लगभग प्रेजेंट डे तक कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब तक किताब छापी गई थी तब तक इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होते। प्रेजेंट डे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है फिजिक्स का, ये पूरा सिलेबस है जो तुमको पढ़ना है। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबका मार्किंग पैटर्न होता है जो दिया होता है, तो तुम्हें अवेयर होना चाहिए कि तुम्हारा जो भी बोर्ड है, CBSE, RBSE, MP बोर्ड के भी बच्चे यहाँ हमारे कोटा में आ रहे पढ़ने, बिहार बोर्ड, तो थोड़ी सी तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम्हारा जो भी बोर्ड है उसका सिलेबस क्या है। छोटी क्लास में जब तक तुमने पढ़ाई की, सिलेबस का कुछ मतलब नहीं था तुम्हारे लिए, जो स्कूल टीचर ने तुम्हारी कॉपी में लिखवा दिया वो तुम्हारा सिलेबस था, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला था। पर जैसे हम हायर लेवल पे पढ़ाई करते हैं, 10th में आ गए तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो गया। अब स्कूल एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम लोकल नहीं दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो गया। और 11th 12th में चलो फिर भी होम एग्जामिनेशन मान लेते हैं, पर 12th में और आगे कॉलेज में जो सारी पढ़ाई की जाती है वो सिलेबस के हिसाब से की जाती है। तो सिलेबस से अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी? हर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है। जैसे CBSE की वेबसाइट तुम्हें पता होना चाहिए, cbse.nic.in, इस पे तुम्हें सारी जानकारी, सारे अपडेट्स मिलेंगे। फिर CBSE की जो भी बुक्स हैं वो अवेलेबल है NCERT वाली वेबसाइट पर, ncert.nic.in, सब मिलती जुलती हैं। ऐसे ही राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है raj.edu.nic.in, इसी तरह से बिहार बोर्ड की है BACB। सिंपली सर्च इंजन में जाकर हम वो बोर्ड का नाम डाल दें, वो वेबसाइट अपने आप वहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ऐसे MP बोर्ड की वेबसाइट। तो बोर्ड की वेबसाइट से ना केवल तुम सैंपल पेपर देख सकते हो, अपना पूरा सिलेबस देख सकते हो। तो तुम्हारी एक्सरसाइज इस तरह से बननी चाहिए। तो पढ़ना एक अलग बात है, मैं तुम्हें इतनी जो डिटेल बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 0 इसका नाम इसलिए दिया, जैसे हम कभी मकान बनाते हैं तो बिल्डिंग बनानी है हमको। अगर हम सीधे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, हम सोचे ही नहीं कि हमें कहाँ पर कौन सी दीवार खड़ी करनी है, कहाँ पर रसोई बननी है, कहाँ पर ड्राइंग रूम बनना है, कहाँ पर बाकी रूम्स बनाने, बिना
मैप के, बिना नक्शे के अगर हम काम करें तो काफ़ी परेशानी होती है, हमारी बहुत सारी मेहनत बेकार जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए कि ये जो 2 साल तुम्हें पढ़ाई करनी है 11th और 12th कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, तो इसमें क्या क्या तुम्हें तैयार करना है, तैयार करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे, क्योंकि तुम अगर यूँ कहते हो कि हम बहुत मेहनत करेंगे, तुम कहते हो कि हम हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, तो उससे कोई गारंटी नहीं हो जाती कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम मेहनत करोगे तो क्या दूसरा बच्चा मेहनत नहीं करेगा? वो भी तैयार है, वो बोलता है मैं भी मेहनत करूंगा, मैं कंपटीशन प्रिपेयर करने आया हूँ और मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो जब सारे ही लोग मेहनत करेंगे तो कंपटीशन में कौन आगे आएगा? सब तो नहीं आ सकते। इसका मतलब खाली मेहनत से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो हर कोई कर लेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाई का सही तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि तुम जो भी एफर्ट कर रहे हो वो कन्वर्ट हो आउटपुट में, क्योंकि एफर्ट जब आउटपुट में कन्वर्ट होगा तब तुम्हारे नंबर भी दिखने लगेंगे तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स में। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो ये प्लानिंग पार्ट है हमारा लेक्चर 0 में, जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। तो आइडियल टाइम कितना होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, जो भी चैप्टर तुम्हारा चालू होना है तुम्हारी मेन क्लासेस में, तुम्हें उसके सिलेबस से अवेयर होना चाहिए। अब सिलेबस कौन कौन सा? एक तो बोर्ड का सिलेबस, एक कंपटीशन का सिलेबस। जो भी कंपटीशन तुम्हें देना है, AIPMT देना है तो उसका सिलेबस, तुमको IIT देना है तो IIT का उस चैप्टर का सिलेबस तुम्हारे कमरे की दीवार पर होना चाहिए, और वो फोटोकॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब तुम उसको लिखोगे। हमेशा जो भी तुम चीजें तैयार करना चाहते हो, पढ़कर नहीं लिखकर तैयार करो, तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो जब तुम उसको टॉपिक को लिखोगे तो तुम्हारी उसके साथ फैमिलियरिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे कुछ चैप्टर्स का मैंने नाम लिया, तुमने कुछ चीजें मान लो पहली बार सुनी, मान लो तुमने पहली बार सुना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अब ये तुम्हें नया नया सा लगा, पर जब तुम दूसरी बार सुनोगे तुम्हें लगेगा फैमिलियर। हमें कुछ चीजें मुश्किल लगती है, कुछ चीजें आसान लगती है। अंतर क्या है? मामूली सा अंतर है। जिनसे हम फैमिलियर हैं वो हमें आसान लगता है, और जिनसे हम फैमिलियर नहीं है हमें लगता है मुश्किल है। तो फैमिलियरिटी लेवल ही मैटर करता है। सब्जेक्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, फिजिक्स तो उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, बस वो डिपेंड करता है फैमिलियरिटी लेवल पर। जैसे जैसे हम किसी से फैमिलियर होते जाते हैं, हम खुलते जाते हैं, हमारी झिझक खत्म हो जाती है और हमें वो चीजें आसान लगती है। ऐसे कोई अजनबी से तुम मिलते हो तो पहली बार बात करने में झिझकते हो, पर जब तुम 3-4 बार मिल चुके हो तो तुम फैमिलियर हो चुके हो, अब तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती। तो सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो इस चीज़ को हम समझें, और फैमिलियरिटी लेवल बढ़ाने के लिए हमें रिविजन्स करने पड़ेंगे, टाइमली रिविजन्स करने पड़ेंगे। अब रिविजन का भी एक शेड्यूल होना चाहिए, रेगुलर शेड्यूल, साइंटिफिक शेड्यूल। तो वो साइंटिफिक शेड्यूल क्या होना चाहिए, उससे अवेयरनेस होना जरूरी है। तो फैमिलियरिटी बढ़ाने के लिए रिविजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पर कई रिसर्च हुई, साइंटिफिक रिसर्च हुई, कब हमें रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, मैं एक पैटर्न तुमको बताऊंगा, पढ़ने का तरीका तुम्हारा क्या हो। तो सिलेबस के बारे में जो बताया वो रिपीट कर रहा हूँ। सिलेबस क्या करना है तुम्हें, उस चैप्टर का सिलेबस जब तक वो चैप्टर चल रहा है वो तुम्हारे कमरे की दीवार पे होना चाहिए, तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। फिर अगला चैप्टर चालू होता है तो उसकी जगह तुम नेक्स्ट चैप्टर का सिलेबस लगा दो, रोज उस पर तुम्हारी नज़र पड़े, उन टॉपिक्स पर, और उससे फैमिलियरिटी बढ़ती जाए। खाली इतना करने से ही तुम्हें जो है सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि जो भी टर्म्स तुम सुनोगे वो टर्म्स फैमिलियर लगेंगी, तो माइंड उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। मैक्सिमम क्वांटिटीज, मैक्सिमम टर्म्स जो होती हैं, हमें हमारे दिमाग में उनकी एक इमेज बनाकर रखनी है, रटना नहीं पड़े। हर फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। क्यों? हमारा जो दिमाग है वो वर्ड्स नहीं समझता, हमारा दिमाग समझता है फोटो स्टोर करता है दिमाग। जैसे मैं अगर बोलूँगा दादाजी, तो दादाजी बोलूँगा तो दादाजी वर्ड नहीं सुन रहा है तुम्हारा दिमाग, कान से वर्ड सुना तुमने दादाजी, दिमाग में जो प्रोसेसिंग हुई, तुम्हारे जो भी दादाजी हैं उनकी फोटो आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में। तो हमारा माइंड जो है स्टोर करता है फोटो। तो दिमाग जिस तरह से काम करता है वैसे हमको काम करना है, तो हमको फोटो स्टोर करनी है। तो जितना भी कंटेंट है कोर्स का, अगर हम उसमें मैक्सिमम कंटेंट को फोटो फॉर्मेट में स्टोर करते हैं मान लो,
तो फोटो फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है, हमको रिवीजन कम करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ों को दो तरह से सीखा जाता है। दिमाग, हमारा जो दिमाग है या हम दो तरह से चीज़ों को सीखते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक है कि बार बार रिवाइज किया जाए, या जो बोलते हैं रट लिया जाए, लर्न बाय हार्ट। तो ये एक तरीका है जो बचपन में तुम छोटी क्लास में यूज़ करते थे। जब टीचर बैठ जाती थी, टेबल बोलती थी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और तुम रिपीट करते थे, तो तुम क्या बेसिकली रटना सीखते थे। वो एक तरीका था चीज़ों को तैयार करने का। दूसरा जो तरीका है वो है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में ज़िंदगी भर के लिए तैयार हो जाती है। यानी मान लो मैंने तुम्हें आज एक बात बताई और मैं दावा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी भी इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। होल लाइफ के लिए तुम्हारा ये कंसेप्ट ओके है, तैयार हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 555 नैनोमीटर तुमको बोला, येलो कलर की वेवलेंथ, और ये बताया कि सोडियम लाइट की ये वेवलेंथ होती है, और मैंने उसको लिंक कर दिया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से, 555 डिटर्जेंट, 555 टिक्कियाँ। अब तुम भूलना चाहोगे तो भी नहीं बोल सकते। इवन यहाँ ये होगा कि अगर तुम बाद में फ्यूचर में टीचर बन जाते हो तो तुम मेरा ये एग्जाम्पल आगे अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तुम बोलो कि नहीं ऐसा कोई होता है क्या, एक बार कोई बिना रिवीजन के हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये पॉसिबल है, सिंपल है। अगर हम किसी चीज़ को महसूस कर लेते हैं या किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से लिंक कर देते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है हमेशा। ये सोचो, करेले की सब्जी जब तुमने पहली बार देखी या चखी होगी, क्या उसके रिवीजन की जरूरत पड़ी? तुम्हें हमेशा के लिए अब याद है करेले का स्वाद कैसा होता है, करेला क्या है, कैसा है दिखने में, ये भी याद हो जाएगा। करेले की सब्जी जब खाओगे करेले का स्वाद कैसा होता है वो हमेशा के लिए याद होगा। रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में पहली बार चोट लगी, दर्द महसूस किया, खून निकलते हुए देखा, अब तुम्हें हमेशा के लिए याद हो गया कि जब भी चोट लगेगी दर्द होगा और खून निकलेगा। तो ऐसे ही सब्जेक्ट में भी ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ हम एक बार सुने और हमेशा के लिए हमको वो याद हो जाए, तैयार हो जाए। तो उसके लिए इमेज हमें स्टोर करनी अपने माइंड में या उसको महसूस करना है, और हमें कोशिश करनी है कि स्टडी में मैक्सिमम हम तैयारी इस तरह से कर लें। मैक्सिमम तैयारी इस तरह से होने का फ़ायदा क्या, हमारे पास टाइम बच गया। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, कंपटीशन तैयार करने वाले स्टूडेंट के लिए, कि वो होमवर्क की वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पाता, टाइम हमेशा शॉर्टेज में रहता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कब छुट्टी मिले और कब मैं पेंडिंग वर्क ख़त्म करूँ। तो ऐसे सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हमें करना है कि वो एक बार में हमेशा के लिए तैयार कर ले, उनके रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में टाइम हमारा बच गया। तो दो मेथड तैयारी करने के, एक रटना और दूसरा एक बार में हमेशा के लिए तैयार करना। दोनों के बीच बैलेंसिंग करके चलना होगा। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो डेरिवेशंस हैं वो तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, और रटने का तरीका क्या होगा, तुम लिख लिख कर उनको तैयार करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी डेरिवेशंस हैं लिख लिख कर तैयार करने पड़ेंगे। जितना भी कंसेप्चुअल कंटेंट है फिजिक्स में उसको महसूस करके एक बार में हमेशा के लिए तैयार कर लोगे, उसको रटने की जरूरत नहीं है। सीधे समझो, एक बार में मैं उसकी इमेज दूंगा तुमको कि हाँ ये इसकी इमेज है, ये क्वांटिटी तुम ऐसे समझ सकते हो डे टू डे लाइफ से लिंक करके, और वो एक बार में तुम समझोगे और तुम्हें हमेशा के लिए याद होगा। दीज आर टू मेथड्स फॉर स्टडिंग। रिविजन की क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारी होनी चाहिए, वो ये है, साइंटिफिक स्टडी मैंने तो नहीं की, मैंने तो उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया बस, खाली मतलब वेरीफाई किया। वेरीफाई करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो स्टडी की थी राज बापना, माइंड पावर चैम्बर्स, उदयपुर। और हमारे टाइम में उनकी बुक्स भी अभी भी आती हैं, पहले भी आया करती थी, माइंड पावर टेक्निक्स, माइंड प्रोग्रामिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह। तो जो कुछ उन्होंने रिसर्च किया उसको हमने वेरीफाई किया और उसका फ़ायदा तुम उठा सकते हो। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर हम सहज रहें, नॉर्मल रहें, तो चीज़ें कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। सीधा सीधा सिंपल सवाल है कि हमें कब रिवाइज करना चाहिए, तो सिंपल सा जवाब है, जब हम भूलते हैं तब हमें रिवाइज करना चाहिए। जितने टाइम में हम भूल जाते हैं उतने टाइम में अगर रिवाइज कर ले तो काम हो गया। तो कब कब भूलते हैं ये रिसर्च करके पता लगाया गया, जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हम हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में 24 आवर्स तक रहता है। 24 घंटे बाद हम उसमें से कुछ कंटेंट भूल जाते हैं, जो हमने महसूस नहीं किया होता वो कंटेंट हम भूल जाते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन तुम्हें कब प्लान करना है, हेडिंग लगा दो, रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान। एक बात और भी समझनी है तुमको, जैसे फर्स्ट टाइम तो मैंने लिखा है इसको रिवीजन प्लान,
या ऐसे कोई भी बात और आगे लिखेंगे हम, फर्स्ट टाइम पूरा लिखेंगे, पर साथ ही साथ उसकी शॉर्ट फॉर्म अगर तुमने अटैच कर दी तो अब दोबारा जब उसी टेक्स्ट में आ रहा है तो तुम अपने नोट्स में मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करोगे। जब तुम पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, जब तुम नोट्स कॉपी कर रहे हो, वो नोट्स तुम्हारे खुद के लिए एग्जाम में नहीं लिख रहे हो तुम, तो नोट्स में तुम्हें क्या यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स। उससे क्या होता है, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती है। कैसे? एक तो ये कि तुम पूरा पूरा लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, पेजेस बढ़ते जाएंगे, रजिस्टर्स बढ़ जाएंगे। जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। हमारे दिमाग की एबिलिटीज अनलिमिटेड है, हमारे लिखने की एबिलिटीज लिमिटेड है, हमारे पढ़ने की एबिलिटी लिमिटेड। हम लिमिटेड अमाउंट एक बार में देख सकते हैं, हम लिमिटेड अमाउंट एक बार में लिख सकते हैं, पर हम अनलिमिटेड एक बार में समझ सकते हैं। समझने की एबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे कोई भी, जैसे फिजिक्स में तुम पढ़ रहे हो, एनएलएम से तुम समझ जाते हो, ये शॉर्ट फॉर्म है। एनएलएम लिखा हमने, कम लिखा, पर समझने में क्या आया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, समझने में पूरी बात आ गई। EQ लिखा, चाहो तो एन और डाल दो, इक्वेशन, F के ऊपर एन लगा दिया, फंक्शन। तो लिख कम रहे हैं, समझ ज्यादा रहे, समझने में उतना ही टाइम लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लिखा, तो कहाँ तो हम पूरी एक लाइन भर देते, इवन लाइन से ज्यादा बढ़ जाता, 1.5 लाइन बढ़ जाती, और कहाँ वो जो है एक वर्ड बन गया। तो रजिस्टर कम भरेगा तो तुम्हारे को टाइम बच जाए, काफी टाइम, एक सेकंड कीमती, एक सेकंड, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक सेकंड बचाकर हम बहुत सारा टाइम बचाते हैं। तो ये स्मार्ट स्टडी टिप्स हैं। तो तुम्हें लिखने में शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है मैक्सिमम, जिससे कम से कम लिखा जाए और समझने में वही पूरा का पूरा समझ में आएगा, टाइम कम लगेगा। तो रिवीजन प्लान, फर्स्ट रिवीजन तुम्हें प्लान करना है विदिन 24 आवर्स, यानी सेम डे, या सेम डे नहीं तो अगले दिन क्लास में जाने से पहले 24 घंटे के अंदर अंदर एक फास्ट रिवीजन होना चाहिए। और उसके तरीका क्या रहेगा इसका रिवीजन का, इसका जो तरीका रहेगा तुम्हारा वो ये रहेगा कि वो जो तुम्हारा रजिस्टर है तो उसके पेज पलटोगे, उसमें हेडिंग्स देखोगे क्या कंटेंट अनफैमिलियर है, उसमें देखोगे कौन सा कंटेंट अनफैमिलियर है। जो तुम्हें फैमिलियर लग रहा है, मतलब तुम मान लो वो तो आसान है, तैयार हो गया। जो अनफैमिलियर लग रहा है उसके लिए क्या करोगे, हाइलाइटर लेकर बैठोगे या पेंसिल लेकर अंडरलाइन कर दोगे उसको, या हाईलाइट कर दोगे। तो इसमें तुम्हें करना है हाइलाइटिंग, हाईलाइट अनफैमिलियर कंटेंट। अब इसके बाद हम बोलते हैं वीकेंड पर, सप्ताह के अंत में। तो सेकेंड रिवीजन तुम्हें प्लान करना है वीकेंड पर। इसमें रिवीजन का जो मोड रहेगा तुम्हारा थोड़ा सा डिफर करेगा, यानी तुम्हें पूरा तैयार नहीं करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ तैयार हो गया, मतलब कंटेंट इकट्ठा हो गया हर सब्जेक्ट का कुछ। इसमें तो तुम्हें लगने चाहिए 10 मिनट, मुश्किल से 5 से 10 मिनट। एक दिन में जो 1.5 घंटे का लेक्चर होता है उसमें 5 से 7 पेज टीचर लगा लिखवाता है मुश्किल से। तो वो 5 से 7 पेज पढ़ने में तुम्हारी स्पीड इतनी होनी चाहिए, जब तुम कम लिखोगे तो वैसे पेज कम हो जाएंगे, स्पीड इतनी होगी, 5 से 10 मिनट में तुम पूरा उसको छान लो। और उसमें जो अनफैमिलियर्स को तुमने मार्क कर दिया, आप सप्ताह के अंत में बैठ के सिर्फ वो जो तुमने मार्क किया है वो पढ़ना है, और मार्क किया वो पढ़कर उसमें अब देखो अब भी क्या कंटेंट ऐसा है जिससे तुम अनफैमिलियर हो। अब उसमें से जिससे अनफैमिलियर हो उसको तुम्हें लिखना है, एक छोटा रजिस्टर बनाना पड़ेगा। राइट अनफैमिलियर कंटेंट, मतलब जो पहले अनफैमिलियर था, तुम देखोगे इसमें काफी चीजें ऐसी हो गई जिनसे तुम फैमिलियर हो चुके, तो बहुत कम तुम्हारे पास बचेगा, वो अनफैमिलियर कंटेंट तुम्हें लिखना है। अब थर्ड रिवीजन ऐसे होगा महीने के आखिर में, एंड ऑफ मंथ।
और इसमें फिर से तुम्हें हाइलाइटर लेकर बैठना है। इसमें करीब 3 घंटे लगेंगे, एंड ऑफ मंथ में एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे लगेंगे। और उसमें तुम क्या करोगे, फिर से हाईलाइट करोगे। जो भी महीने भर का कंटेंट इकट्ठा हो गया एक सब्जेक्ट का, इस वाले में जो लिखा था तुमने छोटे वाले रजिस्टर में, सेकेंड रजिस्टर में, उसमें जो अनफैमिलियर बच गया उसको हाईलाइट कर दो। फिर चौथा रिवीजन तुम्हें प्लान करना है, जैसे दिवाली की छुट्टी होती है, यानी 6 मंथली। इस टाइम पर अब तुम्हारा एक सबसे छोटा रजिस्टर नहीं, सेकेंड रजिस्टर तो हो चुका, थर्ड रजिस्टर अब बनेगा तुम्हारा। यूं मान लो कि अगर सब्जेक्ट में 3 रजिस्टर बढ़ते हैं टोटल ये वाले कंटेंट के, डेली जो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर वो 3 रजिस्टर कंडेंस होके किसमें आ जाएंगे, एक रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर बच जाएगा तुम्हारा, वो भी पूरा नहीं भरेगा। और ये जो फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है वो वाला रजिस्टर होगा, सिर्फ इसको पढ़ के जाना होगा। इसमें फिर से लिखना है तुमको, राइट अनफैमिलियर कंटेंट। अगर ये तुमने तैयारी कर ली तो तुम्हारा सारा बर्डन खत्म, सारी चिंता खत्म। एग्जाम के टाइम में कोई घबराहट नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, नेचुरल रह पाओगे, नेचुरल रह पाओगे, अपना बेस्ट दे पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रही, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। टाइम टू टाइम और मैं रिमाइंड करता रहूंगा। यहाँ पे हमारे पहला लेक्चर नंबर 0 खत्म, इसमें हमने स्ट्रेटेजी प्लान की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, हर लेक्चर का ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स।